दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी लाइट अचीवर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड लेक्चर है पॉलिटी ऑफ इंडिया का। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस करा था कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मेनली, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जो एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो भी एक्ट जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट लेके आया इंडिया में, उन एक्ट के बारे में डिस्कस करे जाएंगे। और वही एक्ट जो है आगे चलकर जो है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है एक अभिन्न अंग बनेंगे, जो कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर को मनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। समझ गए आप? ये जो एक्ट है एक तरह से बेस है किसका? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, जो कि एग्जाम में यहां से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ। दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है दोस्तों। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या करा कि रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्टर्न, जो अफेयर थे ईस्टर्न गवर्नमेंट, ईस्टर्न इंडिया कंपनी की, उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लेके आई जिसको बोला गया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे भी आपको पता होना चाहिए नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। इस एक्ट में चार चीजें आई जो मेन है, वही मैं आपको बताऊंगा। पहली बात क्या करी कि एक सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश कर दिया गया, वो बना दी गई फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई। तो दोस्तों पेन कर लेता हूं मैं ऑन। ये फोर्ट विलियम कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट बना दी गई आपकी ये, और वहां पे जो है एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस रखे। क्यों रखे? कि जो ब्राइब्स ले रहे थे और करप्शन की तरीके से पैसा कमा रहे थे, ईस्ट इंडियन कंपनी के जो वर्कर थे, ठीक है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो थे, वो क्या कर रहे थे? करप्शन से जो है पैसा कमा रहे थे और ब्रिटेन में रह रहे थे मजे से। तो उसी को रोकने के लिए जो है ये गवर्नमेंट जो एक्ट लेके आई और उन्होंने एक कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट कर दी, ठीक है। कहां पे? फोर्ट विलियम कलकत्ता में। दूसरी बात क्या हुई कि गवर्नर ऑफ बंगाल मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उस टाइम, ठीक है, उनको क्या करा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तीसरी बात क्या हुई? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी वर सबॉर्डिनेटेड टू बंगाल प्रेसिडेंसी। जो बॉम्बे और की मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वो कहां पे आ गई? बंगाल के प्रेसिडेंसी के सबॉर्डिनेट में आ गई, ठीक है दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या हुआ? सेंट्रलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी कंपनी की वो सेंट्रलाइज कर दी गई इस एक्ट के अनुसार, ठीक है दोस्त। 4 मेन पॉइंट है। एक सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट कर देगी। क्यों करी? कि उनके ब्राइब्स और जो रेगुलेटिंग करने के लिए कि क्यों ब्राइब्स ना करे, करप्शन ना करे ज्यादा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें चीफ जस्टिस और 3 और जज लिए गए। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को जो है सबॉर्डिनेटेड कर दिया गया बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंडर, ठीक है। और सेंट्रलाइज कर दिया गया किसकी एडमिनिस्ट्रेशन को? कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन को इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान है दोस्तों, ठीक है। अब हमारा दूसरा एक्ट है अमेंडिंग एक्ट 1781। ये बेसिकली आया था, जो अमेंडमेंट की थी इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट में, जो जुरिडिक्शन थी उसको एडिट कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की को, उसके लिए अमेंडमेंट आई थी, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है दोस्तों। ये जो है कंपनी में क्या करा कि यहां पे जो कंपनीज की एक्टिविटी थी, ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने क्या करा, जो कंपनी की एक्टिविटीज की उनको सेपरेट कर दिया गया कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है दोस्तों। कि एक व्यापारिक और जो राजनीतिक एक्टिविटी अफेयर है उनको अलग अलग कर दिया जाए, ठीक है। राजनीतिक अफेयर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, राजनीतिक भेदभाव और जो भी समस्या आएगी उसको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बिठाया गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बॉडी बनाएगी, ठीक है। और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया जो कि मैनेज करेंगे कमर्शियल अफेयर को, ठीक है दोस्तों। व्यापार का जो भी रहेगा अफेयर्स उसको कंट्रोल करने के लिए जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना दिया गया।
ठीक है। तीसरी बात क्या हुई कि कंपनी ने जो है द कंपनी टेरिटरीज ऑफ इंडिया वर फर्स्ट द टाइम कोल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ठीक है, पहली बार जो है कंपनी का ये कहा गया कि ब्रिटिश पोजेशन है इंडिया में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोला जाएगा कि व्हेन वाज द फर्स्ट कोल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया इन विच एक्ट। क्या बोलेंगे हम, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम चार्टर्ड एक्ट 1793। जो चार्टर्ड एक्ट 1793 ये बहुत ही आसान है, इसमें 3 मेन पॉइंट है। सैलरी ऑफ कंपनी टू ड्रॉन फ्रॉम द इंडियन एक्सचेकर, जो भारतीय कोष से जो है सैलरी जो थी कंपनी के एम्प्लॉय की वो दी जाती थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ काउंसिल, जो काउंसिल के डिसीजन होते थे उन डिसीजनों के ऊपर भी जो गवर्नर जनरल है वो अपना डिसीजन ले सकता था और उनके डिसीजन को काट सकता था। ठीक है, उसके लिए मैंडेटरी नहीं था कि वो काउंसिल की बात ही माने। ठीक है, कंपनी गोट मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर्स, कंपनी को फिर से मोनोपोली मिल गई कि आप फिर से ट्रेड कर सकते हैं अगले 20 साल के लिए। 3 मेन इंपोर्टेंट बातें थी। ठीक है, चार्टर एक्ट में। अब हम बात करने जा रहे हैं चार्टर एक्ट, यहाँ पे कार्टर लिख दिया है पर आप एडिट कर लेना अपने हिसाब से, चार्टर एक्ट 1873 में। ठीक है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1873 में क्या हुआ दोस्तों, 1813 में, सॉरी, चार्टर एक्ट 1813 में क्या हुआ, मोनोपोली ओवर ट्रेड वाज एबोलिश्ड इन इंडिया बट इट्स मोनोपोली ओवर ट्रेड विद चाइना फॉर ट्रेड इन टी रिटेन। क्या थी कि उस कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया के साथ ट्रेड करने की वो खत्म कर दी गई और साथ में जो है चाइना के जो है ट्रेडिंग मोनोपोली थी उसको कंटिन्यू रहने दिया। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार, और जो चाय की जो ट्रेडिंग मोनोपोली थी उसको भी कंटिन्यू रहने दिया। ठीक है, एक मेन पॉइंट क्या है, जो मोनोपोली थी एबोलिश कर दी गई इंडिया के साथ जो ट्रेड की थी कंपनी की। ठीक है, कि मतलब और भी कंपनी आ सकती हैं और ट्रेड कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, दिस एक्ट आस्क्ड कंपनी टू स्पेंड 1 लाख रुपी एवरी ईयर ऑन द एजुकेशन ऑफ इंडिया। इस एक्ट में जो है ब्रिटेन पार्लियामेंट ने क्या कहा कंपनी को कि आप 1 लाख रुपया हर साल खर्चो इंडियन की एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, तीसरी बात क्या कही गई, द क्रिश्चियन मिशनरीज वर परमिटेड, जो क्रिश्चियन मिशनरीज से उनको परमिशन दी गई कि अपने जो रिलीजन है उसका जो है आप प्रचार करें इंडिया में जाके, उनको परमिशन दे देगी। तीसरी बात जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया वाज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, जो ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहली बार जो है डिफाइन करा गया था कि इंडिया एक जो है ब्रिटिश टेरिटरी बन चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये 4 मेन पॉइंट है। क्या पहले तो गए मोनोपोली बंद होगी कंपनी की इंडिया के साथ ओनली ट्रेड करने की, चाइना के साथ उनका ट्रेड वैसे ही रहा। दूसरी बात हुई कि उनको 1 लाख रुपए स्पेंड करने के लिए बोला एजुकेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की एजुकेशन के ऊपर खर्च करने के लिए साल का 1 लाख रुपया। ठीक है, तीसरी बात हुई कि कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन मिल गई कि यहाँ पे अपने रिलीजन को जो है आगे बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, चौथी बात क्या हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया वाज एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन करा गया कि इंडिया को जो है ब्रिटिश टेरिटरी बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1833। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल बने इंडिया के। ठीक है, द एक्ट सेंट्रलाइज ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो ब्रिटिश रूल था इंडिया का उसको सेंट्रलाइज कर दिया था इस एक्ट ने। ठीक है, जो स्लेवरी थी, ठीक है, जो मतलब दासी बोलते हैं, दास वगैरह रखते थे, उसको एबोलिश कर दिया, एबोलिश द स्लेवरी इन इंडिया। ठीक है, इस एक्ट के अनुसार क्रिएटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अथॉरिटी ऑफ ओवरऑल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, वो सारी जो गवर्नमेंट बनाने की आगे यहाँ पे कि अथॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाई जाए पूरे ब्रिटिश इंडिया में। ठीक है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ टी ट्रेड एंड चाइना टी, जो उनकी मोनोपोली थी ट्रेड की चाय को लेकर और चाइना के साथ वो खत्म कर दी गई। ठीक है,
लोस्ट मोनोपोली ओवर द ट्रेड विद चाइना, ये सेम ही पॉइंट आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। और जो एंड इट वाज आस्क्ड टू क्लोज द कमर्शियल बिजनेस, कंपनी को बोला गया कि अब आप जो है अपना कमर्शियल बिजनेस तो बंद कर दें, व्यापार जो है अपना आप बंद कर दें, ठीक है। इसमें 4 मेन पॉइंट है। पहले तो फर्स्ट इसमें क्या करा गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया जिनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरी बात क्या हुई, जो सेंट्रलाइज कर दिया गया ब्रिटिश का रूल। तीसरी बात हुई कि एबोलिश कर दिया गया स्लेवरी को इंडिया में। चौथी बात हुई कि क्रिएटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अथॉरिटी ओवर ऑल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पूरे ब्रिटिश इंडिया में जो है जो भी था उसके पास, इंडिया ब्रिटिश इंडिया के पास जो भी हमारा एरिया था उसके ऊपर जो गवर्नमेंट क्रिएट करनी, ठीक है। अब जो है और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है मोनोपोली जो है ट्रेड की वो खत्म हो चुकी थी, ठीक है दोस्तों। ये मेन पॉइंट थे इस एक्ट के, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है। इसमें क्या हुआ, मेनली सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट जनरल काउंसिल। जो जनरल काउंसिल के जो फंक्शन थे, लेजिस्लेटिव फंक्शन और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे, उनको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। दूसरा बात क्या हुआ कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम निकाले गए, कंपटीशन हुआ, पोस्टें निकाली गई, ओपन कंपटीशन फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक हो गया। तीसरी बात हुई जो पैट्रोनेज ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एंड जो डायरेक्टर थे उनकी पैट्रोनेज जो है खत्म हो गई थी, ठीक है। चौथी बात क्या हुई, एडिशनल 6 मेंबर जो है और जो है गवर्नर जनरल काउंसिल में ऐड करे गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसको क्या कहा गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। क्या कहा गया इसको, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 और नए मेंबर जो है ऐड करेंगे। यही मेन बातें जो हुई थी 4 1853 एक्ट में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्टली यहां से पूछा जाता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज कब इंट्रोड्यूस हुई थी, किस एक्ट के अनुसार इंट्रोड्यूस हुई थी, तो वो था चार्टर्ड एक्ट 1853, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट, जितने भी एक्ट पढ़े उनमें से सबसे इंपोर्टेंट एक्ट है ये, ठीक है। एक्ट नोन एज द एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छी गवर्नमेंट लाने के लिए इंडिया में, ठीक है, ये एक्ट जो है लेके आई ब्रिटेन पार्लियामेंट, ठीक है, कि एक अच्छी गवर्नमेंट को हम स्थापित करेंगे इंडिया में, ठीक है दोस्तों। कंपनी रूल वाज रिप्लेस्ड बाय ब्रिटिश क्राउन, जो कंपनी का रूल था वो हटा दिया गया ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ठीक है। अब जो है रानी का और राजा का जो है रूल चल पड़ा था इंडिया में, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द इंडिया वाज अपॉइंटेड टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द क्राउन, कि एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया गया इंडिया का जो कि क्राउन की जगह काम करेगा इंडिया के ऊपर, ठीक है, राज करने के लिए। ही वॉज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, वो जो एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल टू इट एंड वॉज असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ इंडिया विद 15 मेंबर्स, और जो कि असिस्ट करा जाता था 15 मेंबर के, जो इंडियन काउंसिल थी उसके 15 मेंबर जो उसको असिस्ट करते थे, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है दोस्तों। फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है, उसे वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि एजेंट था किसका, क्राउन का एजेंट था, एज द एजेंट ऑफ द क्राउन, ठीक है। गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल मतलब जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे, ठीक है दोस्तों। इसी एक्ट के थ्रू जो है जो डुअल गवर्नमेंट जो इंट्रोड्यूस हुई थी पिट्स एक्ट में, उसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय पिट्स एक्ट वाज एबोलिश्ड, ठीक है दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में। गवर्नर जनरल एम्पावर टू इशू ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी, जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो अपनी प्रेसिडेंसी के वो कभी भी जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकते थे इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट हो गया था इंडिया में, ठीक है। इस एक्ट के थ्रू स्टार्ट हुआ था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। तीसरी बात, इंडियंस बिकेम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, इंडिया जो दो लेजिस्लेचर के जो मेंबर तो बने पर वो नॉन ऑफिशियल मेंबर ही बन के रह गए, ठीक है। स्टार्टेड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और जो सेंटर के पास सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो वाइसरॉय के पास थी पावर जो अकेली, ठीक है, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के पास थी जो पावर, अब उसको डिसेंट्रलाइज कर दिया गया इंडियन काउंसिल के एक्ट के थ्रू, ठीक है। रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859, जो पोर्टफोलियो सिस्टम लेके आए थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है,
उसको रिकॉग्नाइज करा गया था, ठीक है, इस एक्ट के अनुसार, ठीक है। इस जो पोर्टफोलियो सिस्टम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में क्या हुआ कि इंट्रोड्यूस हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन। मेन ये है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किस में हुआ था एक्ट में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, ठीक है। गवर्नर जनरल कुड नॉमिनेट मेंबर। अब जो था गवर्नर जनरल जो है मेंबर को नॉमिनेट कर सकते थे, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपल पार्टी, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, उनको पावर मिली थी कि वो रिकमेंड कर सके मेंबर को, ठीक है, टू द प्रोविजनल लेजिस्लेशन को, ठीक है। और जिसको जो, ठीक है, वो नाम दे सके, रिकमेंड कर सके किस बंदे को जो है इसमें लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंडेड टू डिस्कस द बजट। अब जो मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक है, वो अब जो है उनके फंक्शन जो एक्सपैंड हो गए, अब और भी ज्यादा फंक्शन बढ़ गए। मेनली जो वो थे सिर्फ बजट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते, राय दे सकते थे, पर वो डिसीजन नहीं ले सकते थे, ठीक है। वो जो क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव से आस्क कर सकते थे सर्टेन लिमिट के बीच में, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट में ये 3 मेन बातें थी। मेन तो क्या था कि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन जो इंट्रोड्यूस हुए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक। आगे बात करते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। और मोर्ले मिंटो क्या थे, एक जो था वाइसरॉय था और दूसरा जो था स्टेट सेक्रेटरी था इंडिया का, ठीक है दोस्तों। अब ये जो पार्लियामेंट, ये जो एक्ट आया था बेसिकली 1909 में आया था, क्योंकि उस टाइम जो था हमारे देश में जो है क्रांतिकारी जो है एकदम से बढ़ गए थे और बहुत ही क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। उन क्रांतिकारी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए ये जो एक्ट लेके आए थे। बेसिकली उस टाइम जो था इनको, जो इस सरकार को, जो ब्रिटेन की सरकार को है, वो दिख गया था कि मुस्लिम मुस्लिम जो है और हिंदू जो है वो इकट्ठा हो गए तो इनका राज जो है वो खत्म हो जाएगा यहीं पे ही। इसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या करा कि मुस्लिम और जो आपके हिंदू हैं उनके बीच में फूट डालने के लिए वो इंडियन काउंसिल एक्ट लेके आए, ठीक है। 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म इसका नाम दिया गया, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या करा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकेम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल विद ऑफिशियल फॉर्मिंग द मेजोरिटी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसको जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया इसमें, ठीक है। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो संख्या बढ़ाई गई, ठीक है। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर हैं उनकी संख्या जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव में बढ़ाई गई, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो है इंडियन जो थे एक सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है उनको लिया गया, ठीक है। फर्स्ट इंडियन थे जिनको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनको जो स्थान दिया गया, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस एक्ट के थ्रू दिया गया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में, ठीक है। इंट्रोड्यूस द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम विद अ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि मुस्लिम और हिंदू में जो फूट डालने के लिए ये जो एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लेके आए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम को कौन लेके आए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, जो कि फूट डालने के लिए था बेसिकली मुस्लिम और हिंदू में, ठीक है, जिसमें कि ये कामयाब हो गए। अब बात करें हम मिंटो क्रिएटेड कम्युनल इलेक्टोरेट, जिसके कारण जो है इसको क्या कहा, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कहा गया मिंटो को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कौन है, कौन था, तो वो था लॉर्ड मिंटो, ठीक है दोस्तों। आज हम दोस्तों यहीं पे अपनी डिस्कशन खत्म करते हैं दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तक, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1990 में, ठीक है, मोंटेग्यू चैलेंज फॉर रिफॉर्म भी बोला गया है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और अगर आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और आप अपनी जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए, ठीक है। तो आप भी मेरे थोड़ा सा सपोर्ट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरी देखा करें, जिससे कि आप जो है आपका जो नॉलेज है वो बढ़ेगा, ठीक
क्या, और आपको भी हेल्प होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो है कुछ ही लेक्चरों के 3-4 लेक्चरों के बाद जो है फिर हम एक अलग से जो है प्लेलिस्ट तैयार करेंगे, जिसमें हम पॉलिटी के एमसीक्यूज भी साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे, जिससे कि हमारा जो रिवीजन भी होता जाएगा और हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है और अच्छी होती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जो है मैं विदा लेता हूं, और जरूर लाइक करें मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड वॉच करते रहे और शेयर करते रहे। धन्यवाद।